गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है पीछे तक? क्लियर है? ओके तो शुरू करेंगे बट विद होमवर्क। ठीक है, क्या क्या दिया था? सबसे पहली बात तो ये है एससीओ दिया था। एससीओ कंट्रीज हम लोगों ने देखनी थी कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी कंट्रीज हैं, फिर एससीओ में कितनी है टोटल, पहले हम ये देखेंगे। 8 और 9। लेटेस्ट मेंबर कंट्री ईरान, राइट, दैट्स इन दी करंट अफेयर्स। ईरान नई कंट्री बना है एससीओ को ज्वाइन करने वाला। हाँ, कजाकिस्तान में सेशन हुआ था, नॉट इम्पोर्टेंट। ईयर याद रखेंगे, ईयर कितना है? 2020। ईरान कौन सी ईयर में ऐड हुआ था एससीओ में? 2021 और 2022? 2021 का है ये मॉड्यूल, ठीक है। और इसके साथ साथ और कौन कौन सी कंट्रीज हैं पहले वो देखेंगे। बताओ जरा, क्या निमोनिक, एक मिनट सबर, ये बताइए जरा कि किस किस ने निमोनिक बनाया है इस एससीओ कंट्रीज के लिए। आपका नाम क्या है? हृदय, बड़ा प्यारा नाम है। हाँ बता दो जरा, क्या निमोनिक बनाया है हृदय आपने? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ट्रक IIP, अच्छा देख लेते हैं एक बार। IIP। टी से ताजिकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान? आपका नाम क्या है? अमन। अमन, तुर्कमेनिस्तान ताजिकिस्तान में कंफ्यूज नहीं होंगे। कैस्पियन सी को टच करती हुई कंट्रीज में तुर्कमेनिस्तान है, लेकिन एससीओ में है ताजिकिस्तान। याद कैसे करोगे इसको? इंडिया, ईरान और पाकिस्तान अभी ताज़ा ताज़ा ऐड हुए हैं। इसमें कंफ्यूजन रहती है, मुझे भी रहती है, आप लोगों को भी रहती होगी, इसको यहीं पर क्लियर करके चलेंगे। टी से हो गया हमारा ताजिकिस्तान, आर से रशिया, यू से यूक्रेन, सॉरी यू से क्या था? उज्बेकिस्तान, सी से के से कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान रहेगा। यार ताजिकिस्तान तुर्कमेनिस्तान में कंफ्यूज नहीं होंगे अब। ओके, एससीओ का हेडक्वार्टर बीजिंग। नाम में इसके शंघाई है बट इसका हेडक्वार्टर है आपका बीजिंग में। क्लैरिटी है? और क्या दिया था? पंचामृत। हमारे 4 तो उस टाइम पर ही क्लियर हो गए थे, एक रह गया था हमारा, वो कौन सा रह गया था? कार्बन इंटेंसिटी को हम डिक्रीज करेंगे बाय 45% बाय 2030। अगर आपको नॉर्मली नहीं भी याद रहता तो 2030 इज द टारगेट ईयर फॉर पंचामृत ऑब्जेक्टिव्स। नहीं, कार्बन इंटेंसिटी मतलब कार्बन एमिशन की इंटेंसिटी, कितनी इंटेंसिटी से वो रिलीज हो रहा है। मतलब कहने का ये है कि अभी जितना कार्बन हम लोग एक दिन में रिलीज कर रहे हैं, दैट मे बी 100 टन्स ऑफ CO2, इसको हमें कम करना है बाय 45%। बाय 45% का मतलब होता है 45% से कम। मतलब कितना कर देंगे हम इसे? कम से कम 55%, 55 टन्स ऑफ CO2 ही रिलीज करेंगे। अगर यहाँ पर लिखा होता 245%, तो हम क्या करते? 100 से कितना कर देना हम लोगों ने? 45। तो 2 और बाय में हल्का सा फर्क ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और बताओ जरा, और क्या दिया था? एबल प्राइज, ओके। किसको मिला है इस बार रिसेंट? स्पेलिंग? डेनिस यही है यहाँ? अमा यार कोई बात नहीं, डेनिस तो याद रहेगा, ठीक है। किस लिए मिलता है ये? फॉर मैथ्स, ऑल्सो नोन एज द नोबेल प्राइज फॉर मैथ्स। कौन प्रोवाइड करता है इस प्राइज को? नॉर्वे की, आप बताइए। किंग ऑफ नॉर्वे, ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा कुछ साथ में?
नॉर्वेजियन गवर्नमेंट ही हो गया बेसिकली, किंग ऑफ नॉर्वे है तो ठीक है। चलो इसके लिए कोई एज बैरियर है लास्ट में, कौन बताएगा? कोई एज बैरियर है इसके लिए? देयर इज नो एज बैरियर, ठीक है। चलो और ग्रांट्स नहीं याद करनी, 1 लाख मिल रहे हैं 2 लाख मिल रहे हैं हमें फर्क नहीं पड़ रहा, वो बंदा अमीर हो रहा है हमें तो कुछ नहीं मिल रहा, हमें बस याद करना है क्या प्राइस है, कौन देता है और किसको मिला है रिसेंट अभी। और कोई काम दिया था? इक्वेटर से पासिंग थ्रू कंट्रीज हम लोगों ने देखी थी, वो भी क्वेश्चन आएगा उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। किसी को कोई डाउट किसी भी तरीके का? ऑसिरिस रेक्स, हाँ किसका मिशन था वो? नासा का ही था। और किस एस्ट्रॉइड के लिए था वो? वेन्यू के लिए तो हो गया था आई थिंक, उसी टाइम पे हो गया था। हाँ जी, इंस्पायर सैट 1, ओके सैटेलाइट थी ये, ओके। क्या मकसद था इस सैटेलाइट का, आप ही बता दो। अच्छा वो आपने नहीं किया, वो आप पूछ रहे हो कि बच्चे बता देंगे? अच्छा मुझसे पूछ रहे हो। इंस्पायर सैट किस किसने करी है सैटेलाइट? आपका नाम क्या है? सबीना शर्मा। सबीना मेरे को बता दो इंस्पायर सैट क्या है? सिंपल ध्यान रखेंगे, इंस्पायर सैट वाज रिलीज्ड बाय इसरो। इसका बेसिक मकसद था कि आयनोस्फेयर में जो भी हमारे आयन्स हैं, जितनी भी उसमें एक्टिविटीज होती हैं उनको स्टडी करना। आयनोस्फेयर बेसिकली किस लिए काम आता है? जो भी रेडियो वेव्स हम लोग यहाँ से रिलीज करते हैं वो टकरा के दोबारा किसी और कम्युनिकेशन सेट जगह पर वो जाती है। तो आयनोस्फेयर में जो पूरी की पूरी वो लेयर है जहाँ पर आपके ये रेडियो वेव्स टकरा कर वापस आती हैं, उसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है हमें कि हमको सैटेलाइट उसके लिए भेजें कोई भी। क्योंकि हम लोगों ने जैसे कल सन का एग्जाम्पल किया था तो हम लोगों ने देखा था कि कोरोनल मास इजेक्शन प्लस हमने सोलर विंड्स देखी थी, दोनों में डिफरेंस हम लोगों को क्लियर था। इन सब की वजह से, सोलर विंड्स की वजह से और कोरोनल मास इजेक्शन की वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि जो इंडिया की या फिर पूरे अर्थ की कम्युनिकेशन फैसिलिटीज हैं उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और वो नेगेटिव इम्पैक्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब आयनोस्फेयर में जो नंबर ऑफ आयन्स हैं वो थोड़े से कम हो गए हैं या फिर ज़्यादा हो गए या फिर उनमें डिस्ट्रप्शन हो गई है। तो किस तरीके से सोलर विंड की वजह से आयनोस्फेयर रिएक्ट करता है, क्या उसको ठीक करने के तरीके हैं? क्या हम सोलर विंड्स को या कोरोनल मास इजेक्शंस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कब वो सन से रिलीज होंगे? ये सब जो चीज़ें हैं वो देखेगा इंस्पायर सैट। इंस्पायर मतलब आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर क्यों इंपॉर्टेंट है हमें पता लग गया। अर्थ के डिफरेंट स्फीयर्स हम लोगों को याद रखने हैं। अगर हम ग्राउंड से बात करें तो सबसे पहला स्फीयर कौन सा आता है अर्थ पर? ट्रोपोस्फियर, सेकेंड स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड मीजोस्फियर, फोर्थ एक्सोस्फियर। आयनोस्फियर इज अ पार्ट ऑफ एक्सोस्फियर। और फिर आता है आपका, पहले थर्मो आता है लास्ट में थर्मो आता है, पहले थर्मोस्फियर लास्ट में आपका एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर जहां पर मेनली आपकी मैग्नेटिक एक्टिविटीज होती हैं, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है दैट लाइज इन द एक्सोस्फियर वाला पार्ट। क्लैरिटी है सभी को? किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी? चल सकते हैं आगे, करें शुरू फिर फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में आज के। आप लोगों ने इस क्लास में आने से पहले क्या तैयारी करी है खुद से? कुछ नहीं पढ़ा जनवरी के बारे में? जो आप लोगों के कोर्स में जो शेड्यूल्स हैं या फिर करंट अफेयर कंपाइलेशन है वो पढ़ी आप लोगों ने एक बार? जो हमारी 4 क्लासेस लगती हैं, वीडियोस आती हैं 4 आपके पास, वो उनके पीडीएफ रिवाइज किए हैं आप लोगों ने? ऐसे ही करना है आप लोगों ने, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होंगे वो उसमें से भी रहेंगे, कुछ एक्स्ट्रा भी होंगे जो उस टाइम पर हम लोगों ने छोड़ दिए होंगे। तो आप एक बार रिवाइज करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपको इस वाली वीडियो से। ठीक है, शुरू करें? चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सी ड्रैगन एक्सरसाइज। हम लोगों ने अभी तक कितनी जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा की जाने वाली मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस करी हैं? मिलान हम लोगों ने करी थी, मिलन हम लोगों ने करी थी, कौन सी कंट्री की थी?
इंडिया, यूके वाली हम लोगों ने करी थी एक्सरसाइज, कोबरा, वॉरियर। ऐसे ही और सारी जो कंट्रीज हैं वो भी अपने लेवल पर मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस करवाती हैं, एक्सरसाइज करवाती हैं। तो उसका पहला है यूएसए का सी ड्रैगन। जैसे हमने इंडिया की याद कर ली, यूके की याद कर ली, वैसे हम यूएसए की भी याद करेंगे। देखो पहली स्टेटमेंट, सी ड्रैगन इज ए यूएस लेड मल्टीनेशनल एक्सरसाइज डिजाइन टू प्रैक्टिस एंड डिस्कस एंटी सबमरीन वॉरफेयर। सही बात है ये। देखो इसमें ना कौन सी कंट्री है वो इंपॉर्टेंट हमें पता होनी चाहिए। इसके मकसद क्या रहेंगे वो मेनली सेम ही रहते हैं कि उन्होंने वॉरफेयर को डिस्कस करना है, उन्होंने सबमरीन्स को डिस्कस करना है, उन्होंने टेररिज्म को डिस्कस करना है। तो सारी चीज़ें रहती हैं। साथ में वो हो जाएगा HEDR, ह्यूमैनिटेरियन एंड असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिडक्शन, कि कोई डिजास्टर अगर आ गई है तो किस तरीके से हम लोग उसको डील करेंगे। तो जो मकसद है वो सेम ही रहते हैं नॉर्मली। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड देखो जरा, इंडिया इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। इंडिया इज द पार्ट, पक्की बात है। ओके, अब क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि अगर ये मल्टीलेटरल है तो इसमें और कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो कि मेंबर्स हैं सी ड्रैगन एक्सरसाइज के। एक मिनट रुक जाओ, कौन बताएगा। 4 बच्चों ने हाथ खड़ा किया है, बाकी आप बता, आपका नाम क्या है। जीवन, बड़े सही नाम है यार आप लोगों के, मतलब मैंने जिंदगी में पहली बार सुने ऐसे नाम। जीवन आप बता दीजिए कौन कौन सी कंट्रीज हैं। क्वाड कंट्रीज, क्वाड में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए आ गया, प्लस 2 और हैं कनाडा एंड साउथ कोरिया। ठीक है, जिस भी एक्सरसाइज में कंट्रीज होंगी लेस देन 10 उनके हम नाम याद रखेंगे, लेकिन जिनमें कंट्रीज होंगी मोर देन 10 हमें फर्क नहीं पड़ता। पेपर में चाहे आ भी जाए तो छोड़ देंगे, उस क्वेश्चन को याद नहीं करेंगे बैठ के। ठीक है, चलो एक तो ये चीज। एंड यस, इंडिया इज द पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो कौन सा ऑप्शन सही है आप लोगों के लिए। सी ऑप्शन, A1 ओनली। ठीक है, चलो तो ऑप्शन आंसर है आपका A1 ओनली। और क्या ये 3 साल में एक बार होती है, 1 साल में एक बार होती है, 2 साल में एक बार होती है। एनुअल है, 1 साल में एक बार होती है। एक्सरसाइज वायु शक्ति कितने साल में एक बार होती है। 3 साल में एक बार होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियाज फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम। पहली बात तो ये म्यूजियम है कहाँ पर, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है वो हम देखेंगे। पहली पढ़ो स्टेटमेंट, इट इज इनॉग्रेटेड इन अमरावती। कहाँ पर है, अमरावती में है ये। फिर कहाँ पर है ये, आसाम में है। हैदराबाद में है ये, आसाम में नहीं है सर। इट इज इन हैदराबाद। अभी रिसेंटली इसका इनॉग्रेशन किया गया था। इंडिया का ये पहला ओपन रॉक म्यूजियम बना है। सेकेंड, इट इज एन इनिशिएटिव अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। रॉक्स की बात कर रहे हैं तो क्या अर्थ साइंस की हम बात कर रहे हैं, हाँ या ना। कितने यस में है, कितने नो में है, कितने किसी में भी नहीं है। जिंदगी में ट्रस्ट ही नहीं है। इट इज नॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। ये है इनॉग्रेट किया गया बाय CSIR। CSIR इज सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ऐसे कुछ है इसका नाम। एक तो ये चीज, और जो CSIR है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक रिसर्च है ना बेसिकली। तो किसके अंडर आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, किसने इनॉग्रेट किया है, किसके द्वारा ये बनाया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। और साथ में तो ऑप्शन क्या है आपका आंसर, क्या है यूनिक, डी, नाइदर वन नॉर टू। आंसर इज डी। और ये बना है कम्स अंडर CSIR NGRI। NGR is also the National Geophysical Research Institute, which yes comes under the CSIR, and CSIR comes under the Ministry of Science and Technology. ठीक है, कहां पर है, किसके अंडर आता है, ये हमें पता होना चाहिए। चलो
अब इसमें इतना इंपॉर्टेंट याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन सी रॉक्स प्रेजेंट हैं। जो पुरानी रॉक्स हैं वो बेसिकली इसमें रखी गई हैं, काफी सालों पुरानी, मिलियन ऑफ ईयर्स पुरानी, बिलियन ऑफ ईयर्स पुरानी। अगर हम देखें कि कौन से कॉन्टिनेंट में पूरे अर्थ की सबसे ओल्डेस्ट रॉक पाई जाती है, तो द नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका। अफ्रीका, कितने लोग हक में हैं अफ्रीका के? हाँ जी, एशिया, इतना बड़ा कॉन्टिनेंट कहीं तो मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया। चलो नेक्स्ट आएंगे, दुकम पोर्ट, न्यूज में था काफी। दुकम पोर्ट कहां पर है? यमन, सीरिया, ईरान, ओमान। ईरान में, यमन में। यमन वाले कितने हैं? और कोई ऑप्शन दिमाग में आता हो? दुकम पोर्ट न्यूज में क्यों था? क्वेश्चन तो ये है। आपका नाम क्या है सर? भरत। भरत, किस लिए दुकम पोर्ट न्यूज में था? पता नहीं। हाँ जी, मिसाइल टेस्टिंग साइट, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चल रहा था। आप इतने पास बैठे हो फिर भी मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही। खाना खाया? पक्की बात है? कितने परांठे खाए हैं? 2 खाए हैं? 4 खाया करो, ज्यादा एनर्जी आएगी। ओमान में, गूगल कर लिया इतने में, तेज तो हम बहुत है। क्वेश्चन ये है कि न्यूज में क्यों था? न्यूज में ये इसलिए है क्योंकि पायरेट्स, ये तो हमेशा ही रहेगा, पायरेट्स तो हमेशा मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन नॉर्मली इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ये जो पोर्ट है वो इंडिया के द्वारा बनाया गया है ओमान में, और दैट इज स्पेशली टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ ग्वादर पोर्ट दैट इज इन पाकिस्तान। ये आपस में साथ साथ है। अगर आप इस मैप को देखो, ये मैप देखो जरा, ये आपका गल्फ ऑफ ओमान, ये है आपका पर्शियन गल्फ, यहाँ पर है आपका पोर्ट ऑफ ग्वादर पाकिस्तान वाले एरिया में, और यहाँ पर है आपका पोर्ट ऑफ दुकम ओमान वाले एरिया में, बिल्कुल पास पास है। क्वेश्चन आता है, दुकम पोर्ट इज इन विच ओशन? इंडियन ओशन? अरेबियन सी इज अ पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। अब कल को तुम कहोगे अरेबियन सी पैसिफिक ओशन का पार्ट है, नहीं है। बे ऑफ बंगाल हो गया, अरेबियन सी हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, गल्फ ऑफ कच्छ हो गया, सारी जो स्मॉलर बॉडीज होती है ये आती हैं आपके ओशंस के अंडर। ठीक है, अब क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि पर्शियन गल्फ को टच करती हुई कंट्रीज कौन कौन सी है? होमवर्क लिखो, कंट्रीज टचिंग दी पर्शियन गल्फ। आप जब भी होमवर्क करोगे ना तो इस डायग्राम को जरूर बनाना कि पर्शियन गल्फ ऐसे है और इसके इस साइड ये वाली कंट्री है, उस साइड वो वाली कंट्री है। इससे क्या है, दिमाग में इमेज स्टोर हो जाती है। ठीक है, अच्छा एक और चीज, अगर हम यहाँ पर आ ही रहे हैं तो हम लोग गल्फ कंट्रीज भी कर लेते हैं। व्हाट आर दी, विच ऑफ द कंट्रीज आर दी मेंबर ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल? पहली बात तो गल्फ का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय गल्फ? एग्जाम्पल हो गया गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ क्या है? नैरो वाटर बॉडी सराउंडेड बाय लैंड बाय 3 साइड्स। तो बे क्या होती है? बे ऑफ बंगाल में BAY है। गल्फ इज नैरो, बे इज वाइड। सम मतलब सेम है दोनों चीजों का कि ए वाटर बॉडी सराउंडेड बाय लैंड बॉडीज बाय 3 साइड्स। क्लैरिटी है? पेनिनसुला भी ऐसी होता है। पेनिनसुला क्या होता है? लैंड बॉडी सराउंडेड बाय वाटर बाय 3 साइड्स। दोनों अलग अलग हैं। ठीक है,
तो डेफिनेशन जो है ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है, ये पता होनी चाहिए हमें। अब क्वेश्चन आता है विच ऑफ द कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल? इज इंडिया ए पार्ट ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल? नहीं। तो कौन कौन सी हैं? देयर आर 6 कंट्रीज गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में। अब दोनों चीजों में ध्यान रखेंगे, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर्स अलग हैं और कंट्रीज टचिंग पर्शियन गल्फ अलग हैं। ठीक बात है। तो जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है इसकी 6 कंट्रीज हैं। कैसे याद करेंगे इसे? बी क्यू कोसू या सूको, जो भी आप याद करना चाहो। मैंने ऐसे याद किया इसको, बी क्यू कोसू गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। बी से कौन बताएगा? बहरीन, क्यू से कतर, के से कुवैत, ओ से ओमान, एस से सऊदी अरेबिया और यू से यूएई। और जो आपका पर्शियन गल्फ होगा उसको टच करते हुए कंट्रीज में ये सारे तो होंगे ही होंगे, साथ में आपका ईरान और इराक भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखेंगे। आपको दिख रहा है पीछे से? आगे कोई सीट खाली है? देखना जरा, यहाँ पर खाली है सीट, यहाँ पर आ जाइए। क्लैरिटी है? चलें आगे। तो दुकम पोर्ट, ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट कहाँ पर है? पाकिस्तान में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इनर लाइन परमिट सिस्टम। आईएलपी सुना होगा आप लोगों ने। इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर आपको जाने के लिए पहले परमिट लेना पड़ता है कि आप आउटसाइडर हैं और आप इस स्टेट में आकर कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेंगे। और ये इंश्योर कौन करेगा? दैट वुड बी इंश्योर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट्स, हर एक स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी आउटसाइडर आकर वहां पर पीसफुल माहौल को खराब ना करे। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट देखो इसके बारे में। इट इज एन ऑब्लिगेटरी फॉर इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम आउटसाइड दो स्टेट्स टू ऑब्टेन अ परमिट फॉर एंटरिंग इनटू प्रोटेक्टेड स्टेट्स। इट इज अ परमिट जो कि चाहिए होता है टू एंटर इनटू द पर्टिकुलर स्टेट। सेकंड, it is limited to north east region only? yes, मैंने आपको पहले भी कहा था जिस स्टेटमेंट में only आ जाए, always आ जाए, all आ जाए, वहां पर कोई ना कोई थोड़ा बहुत कैच जरूर होगा। ठीक बात है। तो अब कैच है कोई इसमें? yes, पूछूंगी भी तो मैं कौन सा कैच है। बांग्लादेश वगैरह से भी आ जाते हैं। आउटसाइडर का मतलब माइग्रेंट्स नहीं है, इमिग्रेंट्स नहीं है, इंडिया में ही रहने वाले सिटीजन्स प्लस रेजिडेंट्स। अगर आपका डोमिसाइल हरियाणा या पंजाब का है और आपको जाना है अरुणाचल प्रदेश, तो आपको एंटर करने से पहले आईएलपी लेना पड़ेगा सरकार से। ठीक है, और ये सिस्टम आया कब था? दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1873। 1873 में बंगाल ईस्टर्न रेगुलेशन फ्रंटियर आया था। इसको हम देखेंगे एक बार। इसका बताओ मुझे, ऑप्शन बताओ, ये क्या ये ओनली है? यस, नो, इट इज नॉट जस्ट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इट इज ऑल्सो इशूड फॉर लक्षद्वीप एज वेल। लक्षद्वीप प्लस नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट्स। कौन कौन से 4 स्टेट्स? अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। पहले सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम के लिए इशू किया जाता था, लेकिन मणिपुर अभी रिसेंटली ऐड किया है। क्यों ऐड किया था ये रिसेंटली? बिकॉज ऑफ एनआरसी नहीं, सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। हाँ जी, तो पहले सिर्फ 4 थे टोटल, और अब टोटल कितने हो गए हैं? 5। पब्लिश किया जाता है बाय दी स्टेट गवर्नमेंट। रहेगा याद। और ये आया कब था? 1873 में बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट, उसके तहत ये इशू किया जाता है। इसको लेकर आने का मकसद क्या था? 1873 वाला एक्ट है। देखो बहुत सारे एक्ट इंडिया में ऐसे हैं जो कि कॉलोनियल एरा से ही चल रहे हैं। तो ये जो एक्ट है वो आया क्यों था? ताकि जितने भी ब्रिटिश क्राउन को कोई तकलीफ ना हो,
कि यहाँ पर जो पर्टिकुलर एरियाज हैं वहाँ पर किसी भी तरीके की जो डिस्टर्बेंस है आउटसाइडर्स के द्वारा ना की जाए, क्योंकि यहाँ पर है मेनली आपके कौन से सब्जेक्ट्स, ट्राइबल सब्जेक्ट्स, मतलब ट्राइबल वाले लोग यहाँ पर ज़्यादातर रहते हैं। और ट्राइबल की खासियत बात क्या है कि वो आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं, है ना, दे आर नॉट बेसिकली पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम। तो इसीलिए जो माइनिंग है, रेलवे वगैरह बिछानी है या फिर कोई रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करना है, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी रहेगी, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट की। और कोई भी, चाहे प्राइवेट कंपनी है चाहे कोई और पर्सन है, वो यहाँ पर एंट्री नहीं करेगा। और उसको एंट्री करनी है तो सबसे पहले उसको हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। दैट वॉज द रैशनेल ऑफ पासिंग दिस एक्ट। और ये तब से अभी तक चल रहा है। पेपर में स्टेटमेंट आती है कि जो ILP सिस्टम है, क्या ये इंडिया ने पोस्ट इंडिपेंडेंस शुरू किया है या फिर उससे पहले ही शुरू कर दिया था? तो उससे पहले ही शुरू कर दिया था। ठीक है, तो क्या ये सिस्टम है, कब ये आया था, कौन कौन से स्टेट्स में एंटर करने के लिए परमिशन चाहिए है, ये सब चीजें हमें याद रखनी है। ठीक है, चलें आगे, चलो नेक्स्ट। अच्छा, हाँ जी, अगर फॉरेन सिटीजन ने जाना होगा तो OCI बेसिकली जा सकते हैं, जो कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, जिनको अपना पासपोर्ट सबमिट करवाना पड़ता है। हाँ, उसके लिए एक नाम है, प्रोटेक्शन ऑर्डर है, वो फॉरेनर प्रोटेक्शन ऑर्डर, FPOs उसको बोलते हैं। उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फॉरेनर्स के लिए, बट हाँ ये है कि पासपोर्ट प्लस वगैरह इनको सबमिट करवाने पड़ते हैं, और FPOs उसको बोलते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट आए जरा। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि मणिपुर जब ऐड किया गया था आफ्टर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बाद, क्वेश्चन ये है कि उस एक्ट में बेसिकली लिखा क्या गया था, किस जगहों से आने वाले कौन सी कम्युनिटीज को हम लोगों ने एंटर करना अलाउड कर दिया था? बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों से आने वाले कौन कौन सी कम्युनिटीज? हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट तो हो गया आई थिंक। हिंदू, जैन, बुद्ध, सिख, क्रिश्चियन और पारसी, ये 6 कम्युनिटीज ऐसी थी जिनसे बिलोंग करने वाले लोग इंडिया में एंटर कर सकते हैं और उनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। उनके लिए जो क्राइटेरिया था वो कम कर दिए गए थे। कितने कर दिए गए थे? 5 ईयर्स और 6 ईयर्स, 11 to 6 ईयर्स कर दिया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है। क्या ये पास हो चुका है? इतने प्रोटेस्ट के बाद क्या ये पास हो चुका है? जी, ये पास हो चुका है, ये पास हो चुका है। इसके ऊपर काम भी अब बहुत तगड़े तरीके से चल भी रहा है। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। न्यूज में क्यों था? पहली बात तो ये, अभी रिसेंटली इसकी रिपोर्ट रिलीज की गई थी जिसमें इसने ये बताया कि जो इंडिया में गाजियाबाद सिटी है वो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी है। दिल्ली आती है 2nd नंबर पे। तो न्यूज में इसलिए था। हमारे काम की चीज क्या है कि प्रोग्राम क्या है। पढ़ो जरा फर्स्ट स्टेटमेंट। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस PM10 pollution by 20 to 30% by 2024. नो, क्यों नो? PM 2.5 भी है इसके साथ। क्या मैंने इसमें सिर्फ ओनली वर्ड लिखा है? अगर PM10 ओनली लिखा होता तो गलत होती स्टेटमेंट। फिर भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सिर्फ PM 2.5 है। जैसे IQ एयर रिपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ PM 2.5 था, वैसे ही यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ PM 2.5 ही है। ये प्रोग्राम चलाया गया था उन सिटीज के लिए जो कि हैं नॉन अटेनमेंट सिटीज। नॉन अटेनमेंट सिटीज का मतलब होता है जिन्होंने CPCB के द्वारा जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स निकाले हैं, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स निकाले हैं, उनके ऊपर ये खरी नहीं उतरी है। तो ऐसी 102 सिटीज के लिए इसको शुरू किया गया था और अब धीरे धीरे करके बहुत सारी सिटीज को भी इसमें ऐड कर दिया गया है। शुरुआत हुई थी 102 से, अब इसमें आई थिंक 132 सिटीज अभी भी इंक्लूडेड हैं। एक हम लोगों ने किया था NAQI,
वो भी CPCB ने निकाला था। एक हम लोग कर रहे हैं अब ये वाला NAAQS। क्या दोनों में कोई फर्क है? यस मैम। क्या फर्क है फिर इसमें? इसमें 4 चीजें और ऐड की गई हैं। आप इसको ऐसे याद रखना, NAAQS इज इक्वल टू NAQI प्लस 4 अदर पॉल्यूटेंट्स। नाम ही क्लियर है, क्लीन एयर है, इसका मतलब पोल्यूशन लेवल को ही हम लोग मेजर कर रहे होंगे। NAQI में कौन कौन से थे पहले तो आप मुझे बताना जरा, कौन बताएगा? कौन बताएगा? कोई तो बता दो। नहीं, आपने पहले ही बताया रखा है, या आप बताएंगे जरा जी। PM 2.5, PM 10, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, SO2। बताने दो, सब्र करो। हो गया SO2। अब बताओ, लेड रह गया और अमोनिया रह गया, लेड एंड अमोनिया। ये तो हो गए 8 NAQI वाले। अब इसमें 4 और ऐड करे हैं हम लोगों ने, जिनका नाम क्या है? पहला बेंजीन, ओके, और कैल्शियम, हेक्साफ्लोरो करके कुछ है, बेंजीन ही होता है वो, C6H6। एक है आपका निकल है, और एक है आपका बेंजोपायरीन। एक और है, एक और मुझे भी नहीं याद आ रहा, इसको चेक कर लेंगे। आर्सेनिक। ये 4 इसमें ऐड किए गए थे आफ्टर NAQI। दोनों ही जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मेजर किए जाते हैं बाय दी CPCB। ठीक बात है। तो जो सिटीज इस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से खरी नहीं उतरी है, उसके लिए स्पेशली चलाया गया है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, कि ऐसी सिटीज में हम लोग कोशिश करेंगे 2024 तक हम लोग पोल्यूशन लेवल ऑफ PM 10 कम कर देंगे बाय 20 to 30%। बाय है या टू है, ध्यान रखेंगे। लेवल क्या रखेंगे? बेस ईयर क्या रहेगा इसके लिए? बेस ईयर 2017। अगर 2017 में पूरे इंडिया में इन सिटीज में बेसिकली अगर 100 यूनिट्स ऑफ PM 2.5 रिलीज किया जाता था, तो 2024 तक वो कितना हो जाना चाहिए? 70 से 80। ठीक बात है। तो बेस ईयर क्या है, टारगेट ईयर क्या है, बाय कितना परसेंटेज है, किन किन सिटीज में इसको यूज किया गया है, इंप्लीमेंट किया गया है, किसने इंप्लीमेंट किया है, और NAAQS के अंदर कौन कौन से पोल्यूटेंट्स है, ये हमें ध्यान होने चाहिए। ठीक है, क्लैरिटी है? चलो अब बताओ इसका आंसर। पहला तो हो गया गलत, PM 10 है क्योंकि। दूसरा, इट इज नोटिफाइड अंडर EPA 1986। क्या ये सही है? क्या ये नोटिफाई किया गया है ये प्रोग्राम? अगर नोटिफाई किया जाता तो फिर इसके ऊपर बहुत ज्यादा तेजी से काम चलता, क्योंकि नोटिफाई नहीं किया गया है इसीलिए लीगली बाइंडिंग भी नहीं है ये। जो भी सिटीज ऐड की गई हैं उनसे ना तो पूछा जा रहा है कि आपने कितनी चीजें अचीव कर ली हैं, आपने कौन कौन से इनिशिएटिव शुरू किए हैं इसको अचीव करने के लिए। कोई लीगल फाउंडेशन, कोई अथॉरिटी नहीं है इसके ऊपर। हेंस इट इज नॉट नोटिफाइड अंडर दिस एक्ट। स्टेटमेंट दोनों ही गलत है। पूछा क्या है, देखो करेक्ट या इनकरेक्ट? करेक्ट, तो आंसर वुड बी डी, neither one nor two। ठीक है, क्लैरिटी है सभी को? QA न्यूज में था गाजियाबाद इज दी लेटेस्ट पोल्यूटेड सिटी, दिल्ली इज एट दी सेकेंड। IQ एयर में, IQ एयर रिपोर्ट नहीं, कौन सी रिपोर्ट थी वो आपकी? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। उसमें कौन सी 5 कंट्रीज ऐसी थी जो कि टॉप पर थी इन दी पोल्यूशन? कौन बताएगा? नेम ऑफ दी 5 कंट्रीज। इंडिया,
पाकिस्तान, पाकिस्तान सबको याद है। बांग्लादेश, ताजिकिस्तान, चैड, अफ्रीका वाला। ये 5 कंट्रीज हैं मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट रिलीज्ड बाय IQ एयर। ठीक है, चलो नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता होगा ये प्रोग्राम? NCAP, MOEFCC है ना। चलो नेक्स्ट है आपका, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। पढ़ा है हमने, कल नाटो किया था। नाटो कौन से साल में बना था? 1949। ओके, कितने मेंबर्स थे उसमें? 30। लेटेस्ट कौन सा था? नॉर्थ मैसिडोनिया। कौन से कॉन्टिनेंट में है नॉर्थ मैसिडोनिया? यूरोप। चलो अब बात आती है CSTO की। पढ़ो जरा पहली स्टेटमेंट। द हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन द रशियन कैपिटल ऑफ मॉस्को। पहली बात तो ये न्यूज में क्यों था? न्यूज में जनवरी में इसलिए था क्योंकि कजाकिस्तान वाले एरिया में काफी ज्यादा जो डिस्ट्रप्शन है वो क्रिएट हो गई थी, और उसको रोकने के लिए कजाकिस्तान ने सभी कंट्रीज से कहा था कि आप CSTO के अंडर हमारी सहायता करो और अपनी फोर्सेस भेजो ताकि हम लोग यहाँ पर सिचुएशंस को कंट्रोल में लेकर आ सके। तो कजाकिस्तान डिमांडेड दी हेल्प फ्रॉम दीज कंट्रीज जो कि इसके मेंबर हैं। कजाकिस्तानी कैपिटल नहीं कौन सी हम लोगों ने करी थी? नूर सुल्तान। चलो पहला देखो, क्या इसका कैपिटल हेडक्वार्टर रशिया में है, मॉस्को में है? यस, इसका हेडक्वार्टर मॉस्को में है। नाटो का कहाँ था? ब्रसेल्स में, बेल्जियम में, कैपिटल ऑफ बेल्जियम। इट इज एन इंटरगवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस दैट वाज साइंड ऑन 15 May 1992। देखो ईयर तो याद करना बनता भी है, लेकिन डेट याद करनी बनती है नहीं बनती। तो स्टेटमेंट सही है गलत है? ये सही होगी, मान लेना। आपने डेट्स नहीं ध्यान में रखनी। नाटो 4 अप्रैल को बना है, 4 मई को बना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस ईयर ध्यान रखना है। लेकिन अगर पेपर में डेट्स आ जाती हैं तो आपने उनको सही मान लेना है, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो जो चीज अपने हाथ में ना उसको छोड़ देना चाहिए किस्मत पे, भगवान के हाथ में। हाँ चलो सही है, तो सही मान लेंगे इसको। तो आंसर वुड बी बोथ 1 and 2, सी ऑप्शन। क्वेश्चन अब क्या है आप लोगों के लिए कि जो CSTO में कितने मेंबर्स हैं वो आप बताएंगे मुझे। 6 मेंबर्स हैं। ओके, कौन कौन से हैं? रशिया ही लिख लेते हैं। कजाकिस्तान 2 तो हम लोगों ने वैसे ही बोल दिए थे। हाँ जी, बेलारूस, आर्मेनिया, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान, ये 6 कंट्रीज हैं इसकी मेंबर्स, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब बनाएंगे इसका निमोनिक। कोई निमोनिक बनता है इसका? देखो आप बना सकते हो नॉर्मली। कब तक से कब तक बना दिया है मैंने, कब तक याद करें इन ऑर्गेनाइजेशंस को। नाटो भी है, CSTO भी है, GCC भी है, क्या करें, मर जाए हम? हाँ, निमोनिक्स ही ना भूल जाए, बात ये भी सही है। याद कैसे रहेंगे अब ये? रिवीजन। आप लोगों ने 8:30 से लेकर 10:30 तक क्या किया यहाँ पर बैठकर? आज खाना खा लिया आधे घंटे में, मान लिया चलो, बाकी 1.5 घंटा क्या किया आप लोगों ने यहाँ पर बैठ के? आज होमवर्क किया है। मैं पहले बता रही हूँ, क्लास के बीच में चाहे 3 घंटे हैं, चाहे 4 घंटे हैं, चाहे 6 घंटे हैं, यहाँ पर बैठ के टाइम पास नहीं करना। यार समझो अपनी लाइब्रेरी, आपकी सीट्स तो आपके पास ही है, बैठकर करो रिवीजन, निकालो मैथ्स के क्वेश्चन। तो टफरिया नहीं मारनी यहाँ पर। 20 दिन पड़े हैं हमारे पास सिर्फ और सिर्फ, इसको पूरी तरीके से यूटिलाइज करना है हमें। तो मुझे इस ब्रेक में कोई भी यहाँ वहाँ टहलता नजर नहीं आना चाहिए। फोन पे तो बात कोई भी नहीं करेगा, और घर से है 2 मिनट बाद खत्म हो जाती है।
बाकी आप समझदार हैं, ठीक है। आ जाओ जरा। तो हमने ये देख लिया कि इसके कंट्रीज कौन कौन से थे, ये कब बनी थी, इसका क्या मकसद था और ये न्यूज में क्यों रहा था। रहेगा ये याद। पेपर में क्वेश्चन CSTO की फुल फॉर्म पर भी आते हैं। नाटो की फुल फॉर्म पूछा सकती है आप लोगों से, कौन बताएगा नाटो की फुल फॉर्म? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। CSTO की भी याद रखेंगे। चलो आ जाओ नेक्स्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। किस किसने सुना है इसके बारे में? ठीक है, तो मकसद क्या है MTCR के बनने का? देखो पूरे वर्ल्ड में ना देर आर 4 एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स, ECR उनको बोलते हैं। किसी भी कंट्री के पास अगर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है तो वो किसी और कंट्री को ट्रांसफर नहीं करेगा। अगर किसी के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी है तो वो किसी और कंट्री को ट्रांसफर नहीं करेगा। तो ऐसे ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमें ध्यान में रखने हैं। देर आर 4। पहला है आपका NSG, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, कि अगर कोई कंट्री इसका मेंबर है तो ही सिर्फ आपस में दे कैन ट्रांसफर दी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ NSG और नॉट? नो, इंडिया इज नॉट द पार्ट ऑफ NSG। इज चाइना पार्ट ऑफ NSG? यस, और वही रोक रहा है हमें वहां पर आने से। दूसरा है आपका MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। अगर किसी के पास मिसाइल है जिसकी लेंथ, जिसकी रेंज जो है 300 किलोमीटर तक है और जिसके पास पेलोड कैपेसिटी 500 किलोग्राम तक है, कि मतलब मिसाइल जो अपने साथ 500 किलोग्राम का वेट लेकर जा सकती है, तो सिर्फ उन्हीं कंट्रीज के बीच में वो साइन की जाएगी अग्रीमेंट, 2 कंट्रीज के बीच में जो कि मेंबर हैं ऑफ दी MTCR ओनली। अगर आप MTCR के मेंबर नहीं है तो आप क्या नहीं कर सकते? आप ऐसी मिसाइल नहीं बना सकते जिसकी रेंज मोर देन 300 किलोमीटर रहे या फिर जो कि मोर देन 500 kg का वेट अपने साथ लेकर जा सके। उससे कम आपको रखना होगा, ठीक बात है। होता क्या है, इसे अगर आप MTCR के मेंबर हैं तो एक संसार को पूरी सिक्योरिटी रहती है कि जो कंट्री है मिसाइल्स का यूज थ्रेट करने के लिए नहीं करेगी, डराने के लिए नहीं करेगी, अपनी सुरक्षा के लिए बनाई है बेसिकली इसने, ठीक बात है। तीसरा है आपका ऑस्ट्रेलियन ग्रुप। ऑस्ट्रेलियन ग्रुप ये है स्पेशली फॉर दी कन्वेंशनल वेपन्स। कन्वेंशनल वेपन्स का मतलब क्या होता है? जो कि पुराने टाइम में आप लोग यूज करते हुए आ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आपने यूज कर लिया, वायरस का, बैक्टीरिया का, आपने किसी विश्व में वो छोड़ दिए किसी कंट्री में, अब वहां के लोग जो डिजीज से मर रहे हैं, तो आपने ऑटो मतलब इनडायरेक्टली आपने उस कंट्री को नुकसान पहुंचाया, आपने वॉर डिक्लेयर कर दिया उसके ऊपर। तो कन्वेंशनल वेपन्स भी सिर्फ उन्हीं कंट्रीज के बीच में लेन देन होगा जो कि इसका मेंबर है। चौथा है आपका लास्ट, वासेनार अरेंजमेंट। वासेनार अरेंजमेंट ये उनके लिए है विच हैव द डुअल यूज्ड टेक्नोलॉजीज। डुअल यूज टेक्नोलॉजी का मतलब होता है ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि सिविलियन पर्पसेस के लिए भी यूज की जा सकती है और मिलिट्री के लिए भी यूज की जा सकती है। क्लैरिटी है? एग्जाम्पल क्या आएगा डुअल यूज में? न्यूक्लियर, इट कैन यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट ऑल्सो कैन यूज फॉर मेकिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, बॉम्ब्स। तो ये 4 रजीम्स हैं, ये हमें पता होने चाहिए। इंडिया इनमें से सिर्फ NSG का पार्ट नहीं है, बाकी तीनों का पार्ट है इंडिया। और चाइना सिर्फ और सिर्फ NSG का पार्ट है, बाकी तीनों का नहीं है। तो अब MTCR के बारे में देखो क्या चीजें हैं ये। ऑप्शन पढ़ो। पहला, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ MTCR। यस। सेकंड, इट इज अ ट्रीटी विच इज लीगली बाइंडिंग ऑन इट्स मेंबर्स। क्या संसार में ऐसी कोई ट्रीटी है जो कि लीगली बाइंडिंग होती है, खास करके जब आप बात कर रहे हैं मिलिट्री की या वेपन्स की? अगर आप कंट्री के प्राइम मिनिस्टर होते, आपको बोला जाता है MTCR में और आपसे बोला जाता है कि ट्रीटी साइन कर दो और लीगली बाइंडिंग है ये,
आपने इसका वायलेशन किया तो हम आपकी कंट्री पर सैंक्शंस लगा देंगे, आपसे ट्रेड नहीं करेंगे। कर सकते हैं ऐसा? लेकिन चाइना के कहने पर कोई और कंट्री इंडिया पर सैंक्शंस लगा दे कि क्योंकि एमटीसीआर का वायलेशन किया है इंडिया ने, इसलिए सैंक्शंस लगा रहे हैं इनके ऊपर, ये भी कर सकते हैं। ये क्या है? बायलेटरल इश्यूज हैं ये तो। बट सभी कंट्रीज, यूएन भी इसके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगा सकता एमटीसीआर की वायलेशन की वजह से, क्योंकि लीगली बाइंडिंग नहीं है ये। इसका जो पूरा का पूरा अग्रीमेंट है उसमें लिखा ही नहीं है कि लीगली बाइंडिंग है ये। जहां पर लिखा होता है उसको मानना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंट वाली कन्वेंशन, साइट्स हो गई, रामसर हो गई, ये आपकी लीगली बाइंडिंग ट्रीटीज होती है मेनली। बट जो एनएसजी वगैरह है लीगली बाइंडिंग नहीं होते हैं मेनली। तो इस सेकंड स्टेटमेंट इज सही गलत? गलत है। इट ऑब्लाइजेस मेंबर टू कैप द रेंज ऑफ द मिसाइल टू 300 किलोमीटर्स। रेंज कितनी है? 300 किलोमीटर। वेट कितना रहेगा मिसाइल का? 500 किलोग्राम। सही बात है। जब तक इंडिया मेंबर नहीं बना था एमटीसीआर का, तब तक हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल थी, हम क्रूज मिसाइल की बात कर रहे हैं, वैसे बैलिस्टिक की बात ही नहीं कर रहे हैं। जब तक इंडिया इसका मेंबर नहीं बना था तब तक ब्रह्मोस की जो रेंज थी दैट वाज 290 किलोमीटर। जैसे इसके मेंबर हम लोग बने, एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज द रेंज ऑफ ब्रह्मोस टू 600 किलोमीटर्स। क्लैरिटी है सभी को? एमटीसीआर क्या है, एनएसजी क्या है, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप क्या है, वाशिंगटन अरेंजमेंट क्या है, ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है? रहेगा याद? आंसर बताओ जरा इसका। 1 and 3 ओनली। लीगली बाइंडिंग नहीं है ये। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनएसजी बिकॉज इंडिया हैज नॉट साइंड एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। 19 कि कब आई थी? 1960। होमवर्क लिखो एनपीटी के। एनपीटी किस किसने साइन नहीं करी ये करके लेकर आना। विच कंट्रीज हैव नॉट साइंड द एनपीटी? ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाएंगे। अच्छा, टोटल मेंबर्स कितने हैं एमटीसीआर में? ये तो हम भूल ही गए। टोटल है आपके 35। और लेटेस्ट कौन सा है? इंडिया। इंडिया इज द लेटेस्ट मेंबर इन एमटीसीआर। पहले से 34 मेंबर हुआ करते थे, 35 है टोटल। 35 रहेगा याद? चलें आगे। चलो आ जाओ फिर। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दी रेड सैंडर्स। क्या होता है रेड सैंडर्स? लाल चंदन, सैंडलवुड। पहले देखो स्टेटमेंट, द IUCN recently categorized the red sanders again into the endangered category in the red list। इसीलिए न्यूज में भी था ये। जब तक ये एंडेंजर्ड में नहीं आया था तब किस में था ये? तब ये किस में था ना? नियर थ्रेटेंड। तब ये था नियर थ्रेटेंड में। सेकेंड स्टेटमेंट, द स्पीशीज एंडेमिक टू अ डिस्टिंक्ट ट्रैक ऑफ फॉरेस्ट इन आंध्र प्रदेश। एंडेमिक का मतलब क्या होता है? जो सिर्फ एक ही जगह पाई जाती है। अगर बाई चांस यहाँ से खत्म वो हो गई तो पूरे विश्व में आपको वो कहीं नहीं मिलेगी। इसकी हंटिंग की जाती है, इसकी पोचिंग की जाती है, इसकी इलीगल ट्रेडिंग की जाती है बिकॉज ऑफ इट्स इसको यूज किया था कॉस्मेटिक्स बनाने में, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी हैं इसकी काफी सारी। ठीक है, हाँ जी। पुष्पा मूवी इसके ऊपर है। पुष्पा मूवी देखिए आप लोगों ने? पेपर आ रहा तुम्हारा? देखनी चाहिए, देख लेना। चलो अच्छा, पेपर में क्वेश्चन आता है रेड सैंडर्स कौन से हमारे वेस्टर्न घाट्स या ईस्टर्न घाट्स पर प्रेजेंट है? ईस्टर्न घाट्स। अब क्वेश्चन ये है कि इसको उगने के लिए क्लाइमेट कैसा चाहिए होगा, रेनफॉल कैसी चाहिए होगी? क्या ईस्टर्न घाट पर ज्यादा बारिश होती है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न घाट्स? नहीं।
वेस्टर्न घाट्स पर सबसे ज्यादा बारिश होती है पूरे इंडिया में, मानसून वाली। तो यहाँ पर क्लाइमेट कैसा मिलेगा ईस्टर्न घाट्स पर? लेस रेनफॉल। अगर रेनफॉल कम है तो पेड़ पौधे कम होंगे, पेड़ पौधे कम होंगे। टेम्परेचर कैसा रहेगा? हॉट एंड ड्राई। तो टेम्परेचर चाहिए इसको ज्यादा, रेनफॉल चाहिए इसको कम, और ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा आपको? आंध्र प्रदेश में। क्लैरिटी है सभी को? न्यूज में क्यों था पता लग गया? चलो नेक्स्ट करेंगे। जल्लीकट्टू इज द ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट इन इंडिया? तमिलनाडु। क्वेश्चन ये है ही नहीं। कौन बताएगा जल्लीकट्टू होता क्या है? उसका कुछ होता है, हमें फर्क नहीं पड़ता क्या होता है, मुझे नहीं जानना। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कौन सा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, किस स्टेट में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू मनाया जाता है आपका तमिलनाडु वाले एरिया में। सेम ऐसा ही जो आप ये बुल की बात कर रहे हैं तमिलनाडु वाले में यूज किए जाते हैं जैसे, वैसे ही कंबाला है। कंबाला इज इन दी कर्नाटका स्टेट, जो कि बुल से रिलेटेड नहीं है बल्कि वहां पर यूज की जाती है बफलोज। सेम टाइप ऑफ फेस्टिवल है। इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या है, कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, हमें नहीं जानना। कंबाला, KAMBALA। हाँ जी, फेस्टिवल का नाम ही कंबाला है, कर्नाटका में है वो। तो कंबाला कौन सा स्टेट है? डिस्ट्रिक्ट वगैरह? अच्छा नहीं नहीं, कंबाला इज द नेम ऑफ फेस्टिवल, स्टेट इज द कर्नाटका। आ जाओ नेक्स्ट। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए आपको पता होना चाहिए मेरे पढ़े बिना ही। वीर बाल दिवस कब मनाया जाएगा? 26 दिसंबर। आप सभी को इसके पीछे की सिग्निफिकेंस पता होनी चाहिए बिकॉज यू बिलोंग टू पंजाब। ठीक है, तो जो और मतलब ऑनलाइन वाले उनको बता देते हैं क्वेश्चन क्या है। अभी रिसेंटली ही प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये बताया गया था, ये बोला गया था कि हम लोग इस दिन को क्या मनाएंगे? वीर बाल दिवस मनाएंगे, फॉर पेइंग ट्रिब्यूट टू दी 4 सन्स ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी, जो कि शहीद हुए थे। और वो डे कब है हमारा? 26 दिसंबर। चलो, तो रहेगा आपका इसका आंसर डी। चलो नेक्स्ट। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इस महीने में आई थी आपकी इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट। आ जाओ पहली स्टेटमेंट। पहली बात तो फॉरेस्ट रिपोर्ट निकालता कौन है, क्वेश्चन ये है। मोफेक। जबान टूट रही है MOFCC बोलने में। MOFCC तो है ही है, साथ में इसका और ऑर्गेनाइजेशन भी जो पता करनी है मुझे। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI कम्स अंडर दी MOFCC। तो ये रिपोर्ट रिलीज करता है 2 साल में एक बार या 1 साल में एक बार? 2 साल में एक बार। आ जाओ पहली स्टेटमेंट। मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन कंट्री। आपने क्या करना है अब कि इंडिया में टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है ये पता होना चाहिए। इसमें है, ऑप्शन नहीं है। हाँ, टोटल फॉरेस्ट कवर हम लोगों को पता होना चाहिए। हम लोगों को टोटल ट्री कवर पता होना चाहिए। दोनों में फर्क है, फॉरेस्ट अलग होता है, ट्री कवर अलग होता है। कौन सा ज्यादा होगा, ट्री कवर या फॉरेस्ट कवर? ट्री कवर। ट्री कवर में आपका फॉरेस्ट कवर भी आ गया। कितना परसेंटेज है ये? 21.67%। और ट्री कवर कितना है? 24 आसपास ही है इसके। पेपर में ऑप्शन आएगा 24.55, 24.65, 24.75, नन ऑफ दी अबव। बताओ क्या करोगे? जहर खाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। नोटा की जगह जहर लिख दे भाई, वही ले लेंगे। पॉइंट के बाद क्या नंबर है पता होना चाहिए, क्योंकि आप
स्टेट की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हो। यूपीएससी फिर माफ कर देगा आपको ऐसे फैक्ट्स में, पंजाब हरियाणा नहीं करते। चलो इसको करेंगे। बताओ पहली स्टेटमेंट सही है हमारी? सही है। अब हमें और क्या करना है, तो ये पता होना चाहिए हमें साथ में इंडिया में नंबर वाइज, मतलब एब्सोल्यूट नंबर में कितना फॉरेस्ट कवर है वो पता होना चाहिए, टॉप 5 स्टेट्स, और किसी भी स्टेट में परसेंटेज वाइज फॉरेस्ट कवर कितना है उसके टॉप 5 स्टेट्स। डिफरेंस क्लियर दोनों चीजों में? चलो सेकंड स्टेटमेंट, अरुणाचल प्रदेश हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एज अ परसेंटेज ऑफ देयर ज्योग्राफिकल एरिया। नो, मिजोरम है। अच्छा ओके। थर्ड, इंडियाज टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इज नाउ 1/3 ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। ये तो टारगेट है ना हमारा, अचीव कर लिया हम लोगों ने? नहीं, लेकिन पिछले सालों के मुकाबले जो फॉरेस्ट कवर है वो हमारा इंक्रीज हुआ है। दैट्स दी सिल्वर लाइनिंग। आंसर बताओ जरा इसका। 1 ओनली। अब टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है हमारा? 21.67% या 21.71? 21.71%। 7 भी याद कर लोगे तो कोई बात नहीं। अब बात आती है ट्री कवर की, ये कितना है? 24.62। ये परसेंटेज याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सीधा भी आ सकता है कि बताओ इंडिया में इस टाइम पर कितना फॉरेस्ट कवर है। सिंपल परसेंटेज में 4 ऑप्शंस आएंगे आपके पास। अब कौन से टॉप 5 स्टेट्स हैं एब्सोल्यूट नंबर वाले? सबसे पहला लिखोगे मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर है 2 ही याद है, थर्ड है आपका छत्तीसगढ़। 3 याद कर लो, 5 याद करने की जरूरत नहीं है। 3 याद कर लो, पंजाब का पेपर है, 3 से ज्यादा नहीं पूछेंगे। ये तो क्या एब्सोल्यूट नंबर वाला। परसेंटेज वाइज बताओ मुझे जरा। पहला तो क्या बता दिया था आप लोगों ने? मिजोरम। सेकंड अरुणाचल प्रदेश, एंड थर्ड है आपका मेघालय। लिखते जाओ साथ साथ। पीडीएफ आए ना आए क्या पता, अब तो आगे होगी। आई नहीं अभी तक है, डिस्कस हो रहा है। मैं तभी कह रही हूँ पीडीएफ आए ना आए हम लोग हैंडीकैप नहीं रहेंगे। हमने चीजें लिखी हुई, हमने क्लास लगाई है, फायदा उठाएंगे उस चीज का। आ जाओ। तो ये हो गया हमारा टोटल फॉरेस्ट कवर, टोटल ट्री कवर, टॉप 5 स्टेट्स एब्सोल्यूट नंबर वाले और टॉप 5 स्टेट्स परसेंटेज कवर वाले। कौन रिलीज करता है, कब कब रिलीज करता है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये अपने को क्लैरिटी है। एक और क्वेश्चन, क्या इंडिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर जो है वो इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है? इंक्रीज हुआ है वो। इंडिया में मैंग्रोव्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? क्वेश्चन ये है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, सुंदरबंस। होमवर्क लिखो। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट मैंग्रोव कवर इन इंडिया? उड़ीसा। होमवर्क है, घर जाए करेंगे। होम का मतलब ही होम है, या फिर क्लास के बीच का टाइम। चलो, तो आंसर रहेगा आपका इसका 1 ओनली, ए ऑप्शन। चलो ठीक है। नेक्स्ट। अच्छा, जो किलोमीटर्स है ना, ये याद अगर करने हो तो कर लेना, बल्कि मतलब आई डोंट सजेस्ट कि आप इसको याद कर लें, क्योंकि याद रहेंगे भी नहीं है। परसेंटेज कर लो, बहुत है, बाकी किस्मत। आ जाओ, ये क्वेश्चन देखो। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट? WEF, IEA, UNEP या फिर नोटा, नन ऑफ द अबव? WEF। क्वेश्चन अब ये है कि ये रिपोर्ट है क्या? कौन बताएगा व्हाट दिस रिपोर्ट इज अबाउट?
ये रिपोर्ट बेसिकली ये बताती है कि हमारा जो पूरा वर्ल्ड है, हमारी जो पूरी अर्थ है, वो किन किन रिस्क से अभी जूझ रही है। सबसे ज्यादा खतरा जो है पूरे अर्थ को वो किस चीज से है, हाँ वो ये बताएगा, हम नहीं बता रहे। अब मेरा अगला क्वेश्चन यही है कि इसके अकॉर्डिंग टॉप 3 रिस्क कौन से हैं पूरे वर्ल्ड के लिए। क्लाइमेट चेंज पहला है, लैंड डिग्रेडेशन, इसका आंसर क्या है, ए WEF। लिखो पहले 5 रिस्क जो कि इसके अकॉर्डिंग है पूरा वर्ल्ड जो फेस कर रहा है। फर्स्ट लिखेंगे, लिखा भी हुआ है यहाँ पर आपके लिए, पहला क्लाइमेट एक्शन फेलियर। क्लाइमेट चेंज नहीं है, क्लाइमेट एक्शन फेलियर है, दोनों में बहुत फर्क है। क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है क्लाइमेट इज चेंजिंग और हम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन हम लोग फेल हो रहे हैं उस चीज़ को करने के लिए। जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है कि उनको अगर हमने अचीव कर भी लिया तब भी क्लाइमेट चेंज को हम नहीं रोक पा रहे हैं, इतना बुरा हाल है हमारा। तो फर्स्ट इज क्लाइमेट एक्शन फेलियर। दूसरा है आपका एक्सट्रीम वेदर। एक्सट्रीम वेदर इज द एग्जांपल ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ठंड है तो बहुत ठंड है, गर्मी है तो बहुत गर्मी है, बारिश है तो बहुत ही बारिश है। तो एक्सट्रीम वेदर्स पर हम लोग झेल रहे हैं बेसिकली। थर्ड है आपका बायोडाइवर्सिटी लॉस। ये सब भी किसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, एंड प्लस वी ह्यूमंस, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज भी इसको इफेक्ट करती हैं। पहले 3 कर लो, 5 मत करो, बट ये याद रखो कि इसने जो टोटल 10 हैं वो रिस्क बताए हैं कि पूरा जो वर्ल्ड है इसके लिए इकट्ठा हो जाना चाहिए अगर उसको इन चीज़ों से डील करना है तो, अदरवाइज बहुत लेट हो जाएगा और किसी भी तरीके से हम लोग अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। क्लैरिटी है सभी को? 10 नहीं याद करेंगे, पहला सिर्फ 3 याद करेंगे। ये रिपोर्ट क्या है, रिलीज कौन करता है, ये हमें पता होना चाहिए। इसमें कोई भी रैंक नहीं है। जीरो जियो इकोनॉमिक कॉन्फ्रंटेशन। अगर मान लो कि हम कहते हैं कि इंडियन ओशन से सबसे ज्यादा ट्रेड किया जाता है, पहले अटलांटिक ओशन हुआ करता था, फिर पैसिफिक ओशन हुआ, फिर इंडियन ओशन हो चुका है वो, कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ट्रेड इज बीइंग हैपेंड थ्रू द इंडियन ओशन। तो अगर इंडिया और चाइना के बीच में किसी भी तरह का इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, जैसे पता स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ मलक्का कौन कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में है, मलेशिया एंड इंडोनेशिया। वो क्या एक चोक पॉइंट है बेसिकली, कि अगर इस स्ट्रेट को बंद कर दिया गया तो ट्रेड करने के लिए बहुत घूम कर आना पड़ेगा और सभी कंट्रीज को काफी सारा नुकसान पहुंचेगा। तो कन्फ्रंटेशन बेसिकली वो चीजें होती हैं कि जहाँ पर एक कंट्री जो है अपने आप की हेजेमनी इस्टेब्लिश कर देती है कि ये जो पूरा एरिया है वो मेरा है, ये मुझे बिलोंग करता है, और इससे क्या है सिर्फ एक कंट्री को नहीं बल्कि सभी कंट्रीज को लॉस झेलना पड़ता है। ठीक है, रहेगा याद? पहले 3 हम याद करेंगे, कोई भी रैंक नहीं है इसमें। नेक्स्ट आएंगे जरा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। आंसर देख लिया चेतन की तेरे पे जो खुशी है ना कि मैंने आंसर देख लिया, ये तो आपको पता भी होगा, इजी क्वेश्चन है। अच्छा आ जाओ जरा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। पहली स्टेटमेंट, इंडिया हैज बीन रैंक्ड 83rd इन द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स। यस 83rd। ओके, सेकंड, जर्मनी एंड साउथ कोरिया टॉप द इंडेक्स। नहीं, किसने टॉप किया है? जापान एंड सिंगापुर टॉप इन्होंने किया है। सबसे बॉटम में कौन है? क्वेश्चन ये है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और इराक। हमें सिर्फ याद करना है सबसे टॉप स्टेट, हमें याद करना है सबसे बॉटम स्टेट मतलब कंट्री, और इंडिया का रैंक। रिलीज कौन करता है? क्वेश्चन ये है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है कि पासपोर्ट इंडेक्स में किसी भी कंट्री को जो रैंक दिया जा रहा है उसका मतलब क्या है? हाँ, जो भी आप लोगों ने बोला सही होगा। कहने का मकसद ये है कि आप अपने पासपोर्ट से कितने कंट्रीज को विजिट कर सकते हो विदाउट वीजा। विदाउट वीजा का मतलब ये नहीं है कि पासपोर्ट और आप चले गए वहां पर,
आप उस कंट्री में चले जाइए, वहां पर आपको एयरपोर्ट पर ही वीजा वो लोग मतलब इशू कर देंगे, ऑन अराइवल वीजा। तो इंडिया में काफी इंप्रूवमेंट भी हुई है, बट इंडिया का रैंक ना 85, 81, 83 इसी लिस्ट में रहता है मेनली। तो ध्यान रख लेना कि पेपर जब होगा उससे पहले अगर एक बार और कोई इंडेक्स ये आ गया ऐसा, वैसे तो आएगा जनवरी में ही आया रिसेंटली, अभी तो आएगा नहीं, बट यही याद कर लेना अब आप लोग। 83 रैंक, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान, न्यूज में था, बजट में रिसेंटली इसको हम लोगों ने इनॉग्रेट किया था। पढ़ो जरा पहली स्टेटमेंट, इट इज ए नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी टू इंश्योर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। ट्रू है। सेकेंड, इट इज अ सब मिशन अंडर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन अनाउंस्ड इन 2019। यस वाले कितने हैं, नो वाले कितने हैं? जितना बता दो जरा, यस क्यों है? सुना था आपने, उड़ती उड़ती खबर आई थी। ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट पूछी है आपसे पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान के बारे में, और बोला गया है कि ये सब्ज्यूम कर जाएगा विद इन दी एनआईपी। उल्टा है, एनआईपी पहले लॉन्च किया गया था, वो सब्ज्यूम होगा अंडर दिस पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान के अंडर। हल्का सा कैच है बस, ठीक बात है। अब क्वेश्चन आता है कि जो एनआईपी था वो क्या था बेसिकली, दैट्स आल्सो रिगार्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, कि इंडिया में रोड्स होनी चाहिए, रेलवेज होनी चाहिए, पावर प्लांट्स होने चाहिए, आपके रिफाइनरीज होनी चाहिए, सोलर पावर प्लांट्स होने चाहिए, ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिगार्डिंग। सेम चीजें हम लोग यहाँ पर भी कर रहे हैं। कितने रुपए का प्रोजेक्ट है, क्वेश्चन ये है, अगले कितने सालों में हम कितने पैसे खर्च करेंगे इन दिस प्लान? 110 लाख करोड़। हम लोग इसमें 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। एनआईपी जो था उसमें 5 साल के लिए था और उसका टारगेट था 111 लाख करोड़, लेकिन वो 5 साल के लिए था। ये क्योंकि 4 साल के लिए, इसलिए जो अमाउंट है वो भी कम कर दी गई है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, रहेगा याद। चलो, क्या ये किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंडर आता है? आएगा, किसके आएगा अंडर? यूनिक की ट्रांसपोर्ट। क्या विंड एनर्जी पावर प्लांट्स बनाना भी काम है ट्रांसपोर्ट वाली का? बट दैट्स द पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये किसी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आ रहा है, ये बहुत सारी मिनिस्ट्रीज का कोऑर्डिनेशन से काम करेगा। अराउंड 18 मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि इसके साथ काम करेंगी। एजुकेशन वाली काम करेगी, जहाँ पर स्कूल कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट वाली बात करेगी, इंडस्ट्री वाली बात करेंगे, साइंस एंड टेक वाले बात करेंगे, MNRE वाले हम लोग इसमें कोलैबोरेट करवाएंगे। तो इट इज दी कोऑर्डिनेशन ऑफ काफी सारी मिनिस्ट्रीज, रहेगा याद। चलो, इसमें हम और क्या क्या करेंगे? इंडिया में हम लोग अभी 2 नए डिफेंस पार्क्स बना रहे हैं। डिफेंस पार्क का मतलब क्या है? जहाँ पर मिसाइल्स वगैरह बनाई जाएंगी, जहाँ पर इक्विपमेंट्स वगैरह बनाए जाएंगे। ऐसे 2 नए डिफेंस पार्क कौन कौन से स्टेट में आएंगे? क्वेश्चन ये है, यूपी एंड तमिलनाडु। और ये भी हम लोगों ने जब ये लॉन्च किया था तब हम लोगों ने ये भी लॉन्च किया था कि हम लोग नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स लेकर आएंगे 11, लिख लो साथ साथ, 11 न्यू इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स आएंगे और 2 नए डिफेंस पार्क्स आएंगे यूपी एंड तमिलनाडु में। 11 कहां पर, हमें फर्क नहीं पड़ता। आई एम नॉट श्योर फॉर द सिटी, बट स्टेट मुझे याद है। सिटी मेरे ख्याल से इतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं, बट अगर आप चाहते हो तो सर्च कर लेना उसको एक बार। चले आगे, क्वेश्चन क्लियर है सभी को? आंसर क्या रहेगा? A1 ओनली। ठीक, हाँ जी, क्या हुआ, इतनी वार्तालाप भी चल रही है? चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अमर जवान ज्योति के बारे में क्वेश्चन है
न्यूज में इसलिए था क्योंकि इसकी जो हाँ, इस ज्योति को, इस फ्लेम को है मर्ज किया गया है विद दी ज्योति ऑफ नेशनल वॉर मेमोरियल। कहां पर है नेशनल वॉर मेमोरियल? न्यू दिल्ली। पढ़ो जरा पहली स्टेटमेंट। अमर जवान ज्योति वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1972 and it was to mark India's victory over Pakistan in the 1971, which resulted in the creation of Bangladesh. यहाँ पर मेनली उन्हीं को ही ट्रिब्यूट पे करने के लिए इसको लगाया गया था। सेकंड, अमर जवान ज्योति इज नाउ मर्ज्ड विद द नेशनल वॉर मेमोरियल इंडिया। क्वेश्चन अब ये नहीं है, क्वेश्चन अब ये है कि नेशनल वॉर मेमोरियल में की खासियत क्या है? चक्रास उसकी खासियत है। यहां पर किन शहीदों के नाम लिखे गए हैं? सारे पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद जितने भी वॉर हुए हैं, 47 का वॉर हुआ है, 65 का, 62 का, 71 का, 99 का, कारगिल का, ये सब के जो शहीद लोग हैं उनके नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। एक तो ये एक सबसे खास बात है, इसीलिए इसको हम लोगों ने मर्ज भी किया है। दूसरी चीज, चक्रास। क्वेश्चन आता है कि कौन सा चक्र बिल्कुल सेंटर में है, कौन सा उसके बाद है, कौन सा उसके बाद है। तो देयर आर टोटल कितने चक्रास? 4 चक्रास। नाम बताओगे सर आप? सबसे इनर मोस्ट कौन सा है? इनर मोस्ट अमर चक्र। अमर चक्र में ही वो एक ओवल शेप्ड सा वो पूरा पिलर है जहां पर वो फ्लेम जल रही है। उसके बाद कौन सा आता है? वीर चक्र, वीरता चक्र भी आप बोल सकते हो। फिर आता है टी से त्याग चक्र, कि जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया है फॉर योर सेफ्टी। लास्ट रक्षा चक्र। तो आप इन चक्रों को याद करोगे बाय एविएटर। मैंने ऐसे याद किया हुआ है। एविएटर स्कूटी होती है ना, और इन निमोनिक्स ऐसा नहीं कि आप भूल जाओगे, अगर आप रिवाइज करोगे तो इनको नहीं भूलोगे। क्लास के बीच में एक दूसरे को सुनाते रहा करो कि हाँ इसका ये था, इसका ये था। अगले बीच दिन आपने ऐसे ही करना है। क्लैरिटी है सभी को कहाँ पर ये मेमोरियल है, क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस है, और अमर जवान ज्योति को इसके अंदर क्यों मर्ज किया गया है, ये अपने क्लैरिटी है। चले आगे। चलो देखो, ये बनाया भी हुआ है, इस तरीके का दिखता है ये। दिल्ली के भी जाओ तो घूम के आना एक बार, सर्दियों में जाना, बीमार नहीं होना क्योंकि धूप बहुत है ना। सुबह के टाइम जाओगे? अभी जाओ। देख लिया सभी ने? आगे चले? नो? Consider the following statements regarding the organization of the petroleum exporting countries. OPEC सुना है सभी ने? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि जिन कंट्रीज में काफी सारे ऑयल वेल्स हैं, तेल के कुएं हैं, कितना प्रोड्यूस किया जाएगा, कितना किस कंट्री तक भेजा जाएगा, क्या उसका प्राइस रहेगा, ये सब कुछ डिसाइड किया जाएगा बाय दिस ओपेक। जब भी तेल के दाम बढ़ते हैं, वैसे क्या डिसीजन लेते हैं ये लोग कि हम तेल की जो सप्लाई है वो बढ़ा देते हैं। मोर द सप्लाई लेस द डिमांड, प्राइस विल डिक्रीज, है ना। चलो पहला देखो स्टेटमेंट। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो ऑयल एक्सपोर्ट करती हैं। सही बात है, नाम में ही लिखा ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। बट क्या टोटल 16 कंट्रीज हैं इसमें? कितनी है? 10 है। कितनी है? 13 है। कतर अभी नया नया निकला है, यहाँ से कतर नया नया निकला है, इंडोनेशिया निकल गया है, आपका इक्वाडोर निकल गया है, गैबोन निकल गई है कंट्री। जरूरी नहीं याद करना, जो है वो याद करेंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट, इट रेगुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम इन मेंबर कंट्रीज ओनली। मान लो कि रशिया में बहुत सारे तेल के कुएं हैं, बट क्या रशिया इज अ पार्ट ऑफ ओपेक? इज रशिया पार्ट ऑफ ओपेक? इट इज ए पार्ट ऑफ ओपेक प्लस। तो ये सिर्फ उन कंट्रीज की प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है जो कि इसकी मेंबर्स हैं।
जो मेंबर्स नहीं है उससे उनको फर्क नहीं पड़ता। ठीक बात है। चलो, तो ऑप्शन क्या रहेगा इसका? नहीं, ये दूसरा सही क्यों नहीं है? हर ओनली गलत नहीं होता भाई। अभी तो बता के हटी हूँ कि सिर्फ जो मेंबर कंट्रीज हैं उन्हीं के ऊपर ही रेगुलेशन रहेगी इसकी, बाकी सबके ऊपर रेगुलेशन नहीं है इसकी। ठीक बात है, तो ऑप्शन बी 2 ओनली इज द आंसर। अब क्वेश्चन ये है कि इसकी मेंबर कंट्रीज हैं कौन कौन सी। होमवर्क नहीं है, इसमें लिखा हुआ है, या तो आप यहां से पढ़ लेना, लेकिन जरूरी है याद करना कि बेसिकली कितनी कंट्रीज हैं और कहाँ कहाँ पर वो लाए करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कई बार एक बार ऐसे भी आया हुआ है कि जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं वो कितनी है, नंबर में 5 हैं, अफ्रीका में कितनी है 7 है, साउथ अमेरिका में कितनी है 1 है, तो कितनी कंट्रीज मतलब जो है किस कॉन्टिनेंट में पड़ती है, इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है। होमवर्क लिखो साथ में, इसका आप लोग निमोनिक बनाकर लेकर आएंगे, और जो अभी तक बनाए वो भी हम याद करेंगे, कल रिवाइज करेंगे आते ही। पूछूंगी मैं सारे, चाहे कैस्पियन हो गया, चाहे बाल्टिक हो गया, चाहे ब्लैक सी हो गया, चाहे जीसीसी हो गया, सबके निमोनिक हम याद करेंगे दोबारा से। ठीक बात है, कर लोगे इसे याद जी। और अगर 21 मई से पहले पहले इन 13 में से भी कोई निकल गई तो क्या करेंगे? भगवान को याद कि ना निकले, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें ऑलरेडी करनी है 21 मई को। अगर निकलती है तो न्यूज पढ़ते रहना। कहने का मकसद ये है कि आप लोग अभी करंट अफेयर पढ़ना छोड़ना मत। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? पेपर पहले ही बन चुका हो पहले, लेकिन चीजें जो है नई नई डेवलप होती रहती हैं और उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये मान के चलना कि नई गवर्नमेंट आई है तो जो पेपर का पैटर्न है वो भी थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। चलो नेक्स्ट आ जाओ जरा। Which state has become the first LPG enabled and smoke free state in country? हिमाचल प्रदेश। देखो जरा ध्यान से क्वेश्चन को। फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट ऑफ इंडिया, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन ये है इसकी रिगार्डिंग जो उज्ज्वला स्कीम है वो क्या है? मेरे को कौन बताएगा उज्ज्वला स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? हाँ जी, लास्ट में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक बात है। इसके तहत किन किन सेक्शंस ऑफ द पीपल को फ्री एलपीजी दिया जाता है? बीपीएल फैमिलीज को हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल फैमिलीज के लिए है ये। क्या इसमें कोई कैश इंसेंटिव भी दिया जाता है फॉर द एलपीजी गैस कनेक्शन? 1000 शायद 1600 रुपए दिए जाते हैं स्टार्टिंग में जब आपको एलपीजी गैस कनेक्शन लेना होता है। तो a kind of financial incentive, cash incentive is also being given under this scheme after the 14th of Jan। उस दिन ये मनाते हैं आपका लोसर फेस्टिवल। क्या किया ये? वॉइस नहीं आ रही पीछे, अब आ रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मीटियोराइट ALH 840001। न्यूज में था ये। क्यों न्यूज में था? ये जो मीटियोराइट है इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं दैट इज रिगार्डिंग द मार्स प्लैनेट। जो रॉक कंपोजिशन यहाँ पर इस मीटियोराइट की है वैसे ही रॉक कंपोजिशन आपको मार्स पर भी मिल जाएगी, इसीलिए काफी न्यूज में था ये। देखो पहली स्टेटमेंट, it was found in far western ice field of Allen Hills in the Arctic region। हिल्स का नाम भी सही है, आर्कटिक रीजन अंटार्कटिक में था ये।
ये पाया कब गया था? अभी अभी या फिर बहुत साल हो गए इसको मिले हुए, इंडिया में आए हुए? पुराना है। 1984 आपने बोला था, सही बात है। 1984 में इसको हम लोगों ने देखा था कि देखो क्रेटर बनाया हुआ है इसने। मीटियोराइट हम लोगों ने देख लिए थे कल क्या होते हैं। मीटियोरॉइड्स हम लोगों को पता है क्या है, मीटियोर्स क्या है हम लोगों को पता है। चलो सेकेंड स्टेटमेंट, इट कैन बी सेड दैट द मीटियोराइट डिड कम फ्रॉम द मून बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ traces of certain gases that are just like the lunar atmosphere. मून के बारे में नहीं था, ये किसके बारे में था? मार्स के बारे में था। तो इस मेटेओराइट का नाम क्या है, किस जगह पर ये पाया गया था, इसकी जो फील्ड है, जो हिल्स है ना, वो भी आपने ध्यान में रखनी है, और ये क्यों सिग्निफिकेंट था ये हमें पता होना चाहिए। ठीक बात है। ऑप्शन क्या रहेगा इसका आंसर? डी, नाइदर वन नॉट टू। चलो नेक्स्ट, नेशनल स्टार्टअप्स डे विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 15, 16, 14 या 25 जनवरी? 16 जनवरी। सभी सहमत हैं इस बात से? कितने लोग सहमत हैं? किसने पहली बार सुना है ये फैक्ट? सीधा क्वेश्चन आएगा ऐसे ऐसे डेज पर जो कि अभी रिसेंटली शुरू किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल वीर बाल दिवस हो गया या फिर ये वाला हो गया। तो आंसर इज 16 जनवरी। ठीक बात है। चलो नेक्स्ट, द यूके बेस्ड कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन CWGC has listed 5 sites with the unusual features. Which city is being chosen for India? कोहिमा, अगरतला, ईटानगर या फिर none of the above? कोहिमा, कोहिमा इज द आंसर। ये देखो अब नाम देखो इसका जरा, कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन। ये कमीशन स्पेशली क्यों बनाया गया था? ताकि ट्रिब्यूट पे किया जाए कि कोई भी अगर पर्सन वॉर में मर जाता है तो उसको हम लोग एक जगह पर दफनाएं, है ना, ताकि जो भी कंट्रीज हैं बेसिकली ना, कई बार किसी तरह सोल्जर्स जो हैं किसी और कंट्री में जाकर वॉर के टाइम पर उनकी डेथ हो जाती है, तो उस टाइम पर क्या है, काफ़ी ज़्यादा सिचुएशंस ऐसे क्रिटिकल रहती हैं कि कंट्री उन डेड बॉडीज को लेने से मना कर देती है। तो इसने ये पहल चलाई थी। इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज नहीं है, सिंपल 6 या 7 कंट्रीज है, वो भी हमें पता होनी चाहिए। अदरवाइज जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो यही है कि कौन सी सिटी इंडिया से चूज की गई है, दैट्स दी कोहिमा। ठीक बात है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है CWGC का? मेडन हेड यूके, मेडन हेड यूके। और सीधा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ये जो कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन है ये किस कंट्री के द्वारा बनाया गया है? कॉमनवेल्थ जहां पर आ गया इसका मतलब कौन आ गया? यूके आ गया। तो आंसर क्या रहेगा इसका? ए, कोहिमा। और कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो इसकी मेंबर्स है वो हम ध्यान रखेंगे। टोटल आपकी 7 कंट्रीज हैं, 6 कंट्रीज हैं। इंडिया तो है ही है, क्योंकि इंडिया की अभी रिसेंटली साइट इन लोगों ने चूज कर ली है। यूके तो है ही है क्योंकि इसी ने ही बेसिकली बनाया है ये, दो तो ऐसे ही याद होगी। ऑस्ट्रेलिया अभी तक, अगर आप ऑस्ट्रेलिया जो है अभी भी जो क्वीन है यूके की उससे साइन करवाता है रिसेंटली भी। इंडियन प्रेसिडेंट है ना, वहां पर अभी भी क्वीन है। तो ऑस्ट्रेलिया भी कॉमनवेल्थ का एक अहम हिस्सा है, तो वो भी रहेगा इसका पार्ट। कनाडा सेम गोज फॉर दी कनाडा, वहां पर भी क्वीन का ही रूल है। और 2 कौन सी रह गई आपकी? साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया के पास न्यूजीलैंड है और साउथ अफ्रीका से हमारे गांधी जी आए थे, तो सारा यूके से हम लोगों ने कनेक्ट कर लिया। कर सकते हैं इसको ऐसे याद। तो कंट्रीज कौन कौन सी हैं, क्यों बनाया गया था, कब बनाया गया था, पहले इसका नाम क्या था? नाम क्या था पहले? इंपीरियल वॉर ग्रेव्स कमीशन। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स आर दी पार्ट्स ऑफ DSIBs, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स? SBI, HDFC, ICICI। क्वेश्चन ये है ही नहीं। क्वेश्चन अब ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय दीज बैंक्स?
क्या मतलब है इनका? टू इम्पोर्टेंट टू फेल। अगर ये बैंक्स फेल हो गए तो इकोनॉमी पर और लोगों पर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसीलिए इन बैंक्स का बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के खाते खुले हुए हैं। तो तीनों ही ऐसी बैंक्स है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे लेटेस्ट वाली कौन सी ऐड की गई है इसमें? HDFC। तो ये तीनों ही इसके आंसर है। आंसर वुड बी डी। नेक्स्ट, नुसंतारा इज गोइंग टू बी द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? अर्मीनिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड या फिर मलेशिया? अभी कैपिटल इंडोनेशिया की क्या है? जकार्ता, ऑन द आइलैंड ऑफ सुमात्रा। जावा, जावा या सुमात्रा या बाली या क्या? अभी सुमात्रा पे थे, फिर जावा पे, तुम बाली पे आ गए। होमवर्क लिखो। जो नई वाली नुसंतारा वो कौन सा आइलैंड पर है? बोर्नियो आइलैंड। क्या बोर्नियो आइलैंड सारा का सारा इंडोनेशिया का है? नहीं, और किस किस का है वो? पपुआ न्यू गिनी और ब्रुनई का। तो नुसंतारा जगह का नाम है। बोर्नियो आइलैंड पर नई कैपिटल बनेगी। क्यों बना रहे नई कैपिटल? क्या दिक्कत हो गई? क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल कर रहा है राइज, और जिसकी वजह से वो अब सबमर्ज होती चली जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, इसीलिए हम लोग जितने भी हमारे हेडक्वार्टर्स हैं उनको उठाकर लेकर जा रहे हैं टू नुसंतारा। ठीक है, चलो। जो आपका बोर्नियो आइलैंड है वो किसके द्वारा शेयर किया जाता है? इंडोनेशिया, ब्रुनई और मलेशिया। पपुआ न्यू गिनी नहीं है उसमें, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ जरा। ये रहा कैपिटल। अभी आइलैंड नहीं दिया हुआ है इसमें। जावा में है ये। हाँ, जावा वाली, जावा में है ये आइलैंड, जावा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बिकम द लेटेस्ट मेंबर टू जॉइन न्यू डेवलपमेंट बैंक? एनडीबी था, किसने शुरू किया था? ब्रिक्स ने। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? एनडीबी का शंघाई। क्या सिर्फ यही 5 कंट्रीज मेंबर हैं इसके, और भी ऐड हुई है? और ऐड हुई है। कौन कौन सी ऐड हुई है? बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट। हाँ जी, उरुग्वे। हाँ, यू से उरुग्वे। सबसे लेटेस्ट कौन सी है? क्वेश्चन तो ये है ना, लेकिन बांग्लादेश, यूएई या इजिप्ट? इजिप्ट होना चाहिए, नोटा भी तो हो सकता है। लेटेस्ट पूछिए, यूनिक। इकट्ठी थोड़े ऐड कर दी। बांग्लादेश, यूएई वगैरह जो है हम लोग सितंबर 2021 में ऐड की थी। लेटेस्ट हम लोगों ने ऐड कौन सी करी है? इजिप्ट। तो टोटल अब 9 कंट्रीज हैं एनडीबी में। क्या AIIB की तरह ही यहाँ पर वोटिंग पावर डिपेंड करती है शेयर होल्डर पे? जितने नंबर ऑफ शेयर उतनी ही वोटिंग पावर। क्या सही बात है? इसमें कम है, इसमें बराबर है। इसमें सभी कंट्रीज की बराबर ही वोटिंग पावर रहेगी, चाहे कितने भी शेयर किसी के पास हो, बट वोटिंग पावर सेम रहेगी। क्या वर्ल्ड बैंक में भी ऐसा ही है? वर्ल्ड बैंक में क्या है? जितना शेयर होल्डर उतना ही वोटिंग पावर। चलो, तो आंसर है इसका बी, इजिप्ट। बाकी ये भी है उरुग्वे, बांग्लादेश और यूएई, हम लोगों ने सितंबर 2021 में ऐड किए थे। नेक्स्ट आ जाओ जरा, लास्ट क्वेश्चन। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हिंदी डे? अब क्वेश्चन ये है कि इस दिन को हम लोग, हाँ जी, हाँ उसमें वर्ल्ड आ गया। नेशनल कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा गया, उसके हिसाब से आंसर करेंगे, हैं? हाँ, बट इससे ठीक हो जाना चाहिए कि जनवरी करंट अफेयर हम कर रहे हैं,
जनवरी वाला ही आंसर दूंगी मैं कोई ना कोई, बट पीपीएससी ऐसा नहीं करेगा, बताएगा नहीं आपको कौन से मन से पूछ रहा है वो। तो 10th जनवरी इज द आंसर। क्वेश्चन साथ में ये पढ़ेंगे कि 1975 में एक काउंसिल की गई थी नागपुर में, जहाँ पर हिंदी को हम लोगों ने वर्ल्ड एक लैंग्वेज के तौर पर हम लोग रिकॉग्नाइज किया था इसे, क्योंकि ये भी वर्ल्ड में काफ़ी जगह पर बोली जाती है। विच लैंग्वेज इज सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली? मैंडरीन, चाइनीज। दैट्स ऑल्सो द फैक्ट। चलो, थैंक यू सो मच।